डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने रिक्सिया के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी संरचना के बारे में पढ़ा और उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, परिवर्तन किस प्रकार से होता है आर्किगोनियम और एंथीरियम का, उसके बारे में जाना और निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है इसके बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे निषेचन के पश्चात रिक्सिया के स्पोरोफाइट का निर्माण किस तरह से होता है। रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो जाइगोट के फॉर्मेशन से स्टार्ट इसकी जो होती है। जब आर्किगोनियम की एग सेल एंड एंथ्रोजोइड जो कि जैसे हम मेल गैमेट कहते हैं उसका यूनियन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं कि गैमेट्स जो होते हैं हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। तो यहाँ पे एग जो सेल है और जो एंथ्रोजोइड है दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है। इन दोनों के यूनियन से टू एंड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और वो स्ट्रक्चर होती है जाइगोट। तो हम कह सकते हैं कि जाइगोट जो होता है वो रिक्सिया के स्पोरोफिटिक फेज की फर्स्ट स्टेज होती है। तो पूरा स्पोरोफाइट जो होता है रिक्सिया का उसमें 3 स्टेजेस आती है, जाइगोट, देन एम्ब्रियो, देन स्पोरोगोनियम। तो जाइगोट है, दिस इज द पायनियर स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफिटिक फेज ऑफ रिक्सिया। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है और जो एम्ब्रियो होता है वो आर्किगोनियम के वेंटर के अंदर जो जाइगोट रहता है उसके अंदर जो रिपीटेड डिविजन्स होते हैं और सेल की साइज बढ़ जाती है तो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और एम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब एम्ब्रियो होता है उसमें भी फिर रिपीटेड सेल डिविजन्स होते हैं, सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है तो फिर स्पोरोगोनियम का निर्माण होता है। तो हमें कह सकते हैं कि जाइगोट जो है वो बीजाणुउद्भिद यानी स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। यह जाइगोट पहले आकार में बढ़ता है, फिर यह एक सेलुलोज वॉल से परिबद्ध हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो वेंटर की जो सेल्स होती हैं वो स्टूमुलेट होती हैं और उनमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, जिससे 2 लेयर थिक कैलेंड्रा बनता है और जो स्पोरोफाइट को घेर जाता है। अब हम समझेंगे चित्रों की सहायता से कि बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफाइट का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये मेल न्यूक्लियस है और ये एग न्यूक्लियस है। ये एक दूसरे के पास रखे हुए, अभी इनके अंदर यूनियन नहीं हुआ है। तो ये मेल न्यूक्लियस और ये एग न्यूक्लियस है। कोई में आपस में यूनियन हुआ तो ये 2 एंड स्ट्रक्चर बन गई जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बनती है। ऊपर वाली जो कोशिका होती है उसको हम एपीबेसल सेल कहते हैं और निचली वाली जो कोशिका होती है इसको हम हाइपोबेसल सेल कहते हैं। तो ये एक बाई सेल स्ट्रक्चर, 2 सेल स्ट्रक्चर जो है ये रिक्सिया का के जाइगोट की बनी है और आगे चलकर इससे भ्रूण का परिवर्तन होगा। इन दोनों कोशिकाओं में एक वर्टिकल डिवीजन होने से एक 4 कोशिकीय स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे हम क्वाड्रेट या चतुर्थांश भ्रूण भी कहते हैं। चारों कोशिकाओं में फिर एक डिवीजन होता है जिससे 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये इसकी ऑक्टेट स्टेज या अष्टाशंख अवस्था कहलाती है। तो ये 4 सेल स्ट्रक्चर बन गई, इसके बाद में डिविजन होगा और ऑक्टेट बनेगा, 8 कोशिकीय स्ट्रक्चर की बनेगी। इससे 8 कोशिकीय जो स्ट्रक्चर बनी है, ऑक्टेट जो बना है, इसमें फिर इरेगुलर डिविजन्स होते हैं और इरेगुलर डिविजन होने से 20 से 40 सेल्स बनती है और 20 से 40 कोशिकीय ग्लोबुलर एम्ब्रियोनल मास बन जाता है। ये 20 से 40 कोशिकाओं का सेल्स का जो है एक सेलुलर मास बन गया है। ये जो कोशिकाएं हैं इनकी सबसे बाहरी सतह की जो कोशिकाएं हैं, सरफेस की जो कोशिकाएं हैं, इसमें फिर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिसे 2 लेयर्स करती है। बाहरी वाली जो लेयर कटी है उसको हम एम्फिथीसियम या बहिस्थीसियम कहते हैं और इसके अंदर जो लेयर करती है उसको एंडोथीसियम कहते हैं। तो ये एम्फिथीसियम बना है और ये बनी है आंतरिक लेयर जो है वो एंडोथीसियम बनी है। एम्फिथीसियम जो होती है इसकी कोशिकाओं में
फिर पेरिक्लिनरी डिवीजन होता है और इससे जो होता है सिंगल सेल थिक एक कैप्सूल की जैकेट बन जाती है। ये पूरा जो स्पोरोफाइट है इसकी जैकेट इसकी एम्फिथीसिस से बनती है। अंदर ये पूरी जो ये जो सेल्स है, अब ये स्पोर मदर सेल, वैसे हम इसको आर्किस्पोरियम भी कहते हैं। ये आर्किस्पोरियम आगे जाकर के स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करता है। ये स्पोर मदर सेल है और ये इसकी बाहरी जो सेल है वो बनी है। अब आर्किस्पोरियल सेल जो पिछले डायग्राम में हमने देखा था, इन्हें या जिसे हम स्पोरोजिनल सेल्स भी कहते हैं, ये फिर स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। स्पोर मदर सेल यहाँ पे 2 एंड स्टेज चल रही है। हर जो कोशिका स्पोर मदर सेल की वो द्विगुणित है। अब प्रत्येक स्पोर मदर सेल के अंदर एक मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात 4 स्पोर्स इसके अंदर बनते हैं। ये चारों स्पोर्स जो होते हैं ये टेट्राड्स के रूप में ये अरेंज रहते हैं। इस तरह से ये टेट्राड है, ये टेट्राड है, ये टेट्राड है और ये टेट्राड है। बीजाणु बनने के दौरान जो स्पोरोफाइट होती है उसकी जो जैकेट परत होती है, बाहर वाली जो जैकेट होती है, उसकी जो सेल्स होती है, बाहरी लेयर जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है और जो कैलिप्टा है उसकी इंटरनल जो लेयर होती है वो भी डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है और इनके डिसइंटीग्रेशन से एक लिक्विड पदार्थ बनता है जो कि ये जो स्पोर्स होते हैं इनको न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इस प्रकार जो सारे स्पोर्स जो होते हैं वो केवल कैलिप्टा की सबसे बाहरी लेयर होती है, उसमें ही ये घिरे हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रिक्सिया का जो ये एक मैच्योर स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि स्पोरोफाइट जो होता है उसमें 3 भाग होते हैं, फूड, सीटा और कैप्सूल होते हैं। कुछ मेंबर्स के अंदर जो होता है केवल कैप्सूल होता है, कुछ मेंबर्स के अंदर फूड और कैप्सूल होता है, कुछ के अंदर फूड और सीटा होता है। तो रिक्सिया के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है उसमें केवल इसका कैप्सूल ही पाया जाता है और इसके अंदर जो फूड और सीटा का अभाव होता है। अब है कि ये जो स्पोर्स बने हैं ये लिबरेट किस प्रकार से होते हैं, स्वतंत्र किस प्रकार से होते हैं, जिससे आगे जाकर के जर्मिनेशन इनमें हो और नया जो गैमेटोफाइट का निर्माण हो। रिक्सिया में जो बीजाणु है, स्पोर्स है, वो परिपक्व होने पर मुक्त नहीं होते क्योंकि इसकी जो कैप्सूल होती है उसमें स्फुटन और डिस्पर्सल की कोई विशेष विधि नहीं होती है। ये स्पोर्स जो होते हैं थैलस, जिस थैलस के ऊपर ये स्पोरोफाइट बना है उसकी डेथ एंड डीके होने पर ही ये स्पोर्स फ्री या लिबरेट हो पाते हैं। अब ये है स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ये जैसे हमने देखा था इसके अंदर कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल के अंदर ये म्यूसिस फर्स्ट हुआ, म्यूसिस सेकंड हुआ और ये टेट्राड बन गया, क्योंकि इसके टेट्राड है जिसमें ये 3 कोशिकाएं सामने दिखाई पड़ रही है और एक कोशिका इनके पीछे की साइड अरेंज रहती है। पिछले की अधिकांश जातियों में बीजाणु जो होते हैं वो टेट्राड फॉर्म में ही व्यवस्थित रहते हैं और परिपक्व बीजाणु जो होता है वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है और एक मैच्योर जो स्पोर होता है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती है, जिसे हम एक्सोस्पोरियम और मेसोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम कहते हैं। ये टेट्राड है, इसमें तीनों स्पोर्स, चारों स्पोर्स लगे हुए हैं और प्रत्येक जो स्पोर है उसके चारों तरफ ये एक्सोस्पोरियम है, ये मेसोस्पोरियम और इसकी एंडोस्पोरियम है। 3 लेयर्स इसके अंदर पाई जाती है। एक्सोस्पोरियम जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है और स्क्लेप्टर्ड होता है और मेसोस्पोरियम होता है ये क्यूटिन युक्त होता है और एंडोस्पोरियम जो होता है ये पतला होता है, पेप्टोस और सेलुलोज का बना होता है। प्रत्येक बीजाणु जो होती है कि एगोनिक संरचना होती है और गुणसूत्रों की संख्या इसमें 8 होती है, कुछ जातियों के अंदर इनकी संख्या 9 भी होती है। अब
ये जो स्पोर्स बने हैं इनका जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। ये है स्पोर जर्मिनेशन। ये एक स्पोर है, ये जर्म ट्यूब है। तो हम अब समझेंगे कि इसका जो जर्मिनेशन किस प्रकार होता है। तो बीजाणु जो है, क्योंकि बीजाणु का फॉर्मेशन स्पोर मदर सेल से हुआ है और स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस से ही स्पोर्स का निर्माण हुआ है, तो प्रत्येक स्पोर यहाँ पे अगुणित है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजाणु जो है वो युग्मकोज जो पीढ़ी है, गैमेटोफिटिक पीढ़ी है, उसकी फर्स्ट सेल है। ये स्पोर्स जो है अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होते हैं। बीजाणु जो होता है वो जल का अवशोषण कर कर फूल जाते हैं और उनकी जो बाह्य चोल और मध्य चोल है, एक्सोस्पोरियम और मेसोस्पोरियम है, ये फट जाती है और एंडोस्पोरियम जो होती है वो एक ट्यूब के रूप में जर्मिनेट होती है और इसे हम यहाँ पे जर्म ट्यूब कहते हैं। ये जर्म ट्यूब लंबाई में बढ़ती है और इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है और इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सब इसके शीर्ष के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। शीर्ष पर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है और जिससे दो कोशिकाएं बनती है और फिर एक इसमें फिर दो वर्टिकल डिविजन्स होते हैं। इस प्रकार से 8 कोशिकाएं बनती है। 4 कोशिकाएं एक लेयर में होती है, टायर में होती है, 4 कोशिकाएं दूसरे टायर में होती है। इस तरह से 4 कोशिकाएं बनी, फिर इसमें 8 कोशिकाएं बनी, दोनों टायर 8 कोशिकाएं 2 टायर्स में अरेंज रहती है। अब ये जो जर्म ट्यूब है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसकी सबसे ऊपरी सेल जो है एपिकल सेल, जो ये इसके अंदर डिफरेंशिएट होती है और ये एपिकल सेल जो होती है यही थैलस का निर्माण करती है। इसके साथ ही जो नीचे से जो होता है ये जर्म ट्यूब है, इसके नीचे से राइजोट का निर्माण भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो मूलाभास है उनका परिवर्तन भी स्टार्ट हो जाता है। ये एपिकल सेल है, इसके अंदर बहुत सारे जो अदर वर्टिकल डिविजन्स होते हैं और एक जो एपिकल सेल्स का जो वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है और जिनमें बार बार विभाजन होने से थैलस का निर्माण होता है। इस प्रकार स्पोर से एक गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है स्पोर के फॉर्मेशन से और फिर गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। इस गैमेटोफाइट के ऊपर फिर सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम बनते हैं और फिर दोबारा वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स को हम याद करें तो हमें पता था कि मुख्य प्लांट पीढ़ी जो होती है, प्लांट जो जनरेशन जो होती है वो उसकी एन होती है, गैमेटोफाइट होती है, जिसे हम थैलस कहते हैं। तो यहाँ पे थैलस है, एन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिनोट कर रहा है। इसके ऊपर एंथ्रीडियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन और आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। दोनों स्ट्रक्चर्स एन है और इनके अंदर गैमेट्स का निर्माण होता है। आर्किगोनियम के अंदर जो फीमेल गैमेट बनता है वो एग कहलाता है और एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमेट बनता है वो एंथ्रीजोइड कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों जो इन दोनों का यूनियन होता है, यूनियन से जाइगोट का निर्माण होता है। तो थैलस से लेकर के और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स तक ये गैमेटोफिटिक स्टेज हमने समझी है। दोनों के यूनियन होने से जाइगोट बनता है, एन प्लस एन होकर के 2 एन स्टेज बनती है और ये स्पोरोफिटिक स्टेज यहाँ से रिक्सिया की स्टार्ट हो जाती है। तो जाइगोट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इन रिक्सिया। अब ये जाइगोट है, इसके अंदर माइटोसिस होता है। माइटोसिस से इसका जो कैप्सूल का निर्माण होता है, अभी ये इसमें 2n स्टेज चल रही है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल बनती है, 2n स्टेज चल रही है। प्रत्येक स्पोर मदर सेल में 2n स्ट्रक्चर है। प्रत्येक स्पोर मदर सेल के अंदर फिर मियोसिस होता है। मियोसिस होने के साथ ही जो एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनी यानी 4 स्पोर्स बने, ये एंड स्टेज चालू हो जाती है। तो जाइगोट से लेकर के स्पोर मदर सेल तक यानी जब तक मियोसिस नहीं होता है तब तक रिक्सिया की ये स्पोरोफिटिक जनरेशन चलती रहती है। जैसे ही मियोसिस होता है अगेन गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्पोर बना और स्पोर है, इसमें जर्मिनेशन होकर के रिपीटेड डिवीजन होकर के
और इसके अंदर पुनः थैलस का निर्माण होता है। तो इसके लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होता है उसका ऑल्टरनेशन होता है, एक के बाद ये आती है। लेकिन ये बात जरूरी है हमें समझना कि मेन जो गैमेटोफिटिक जो जनरेशन होती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, मतलब लाइफ के अंदर लंबे टाइम तक गैमेटोफिटिक जनरेशन ही चलती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन बहुत कम समय के लिए इसकी लाइफ में आती है। वो जाइगोट के फॉर्मेशन से स्टार्ट होकर के स्पोर मदर सेल तक ही रहती है और म्यूसिस के होने के साथ ही स्पोरोफिटिक जनरेशन खत्म हो जाती है और गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा रेक्सिया का पूरा चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक्स।